आदाब। आलमी योम योग के मौके पर हमारी इस खास पेशकश में आपका इस्तकबाल है। योग जो कदीम तरीन हिंदुस्तानी तर्ज हयात है, जो न सिर्फ हमें सेहतमंद ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताता है, बल्कि ज़हनी और जिस्मानी तनाव से दूर रहकर बहुत सारे इलाज का ज़रिया भी बन जाता है। आज योग पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है, लेकिन जब इसकी तारीख़ को समझने की कोशिश की जाए तो बहुत सारे हक़ाइक़, बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जिसको जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। अपने आप को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रखने का बेहतरीन और कारगर तरीका है योग। योग हमारे जिस्म और जहन को एक साथ लाता है और ये मूवमेंट सांस और ध्यान पर मबनी है। योग या योगा के कई जिस्मानी और जहनी फायदे हैं, जिनमें हमारे पोस्चर में सुधार, जिस्म का लचीलापन, मजबूती, तवाजुन और जिस्म का बेदार होना शामिल है। योग की रिवायत बहुत कदीम है और इसका आगाज हजारों बरस पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब से इंसानी तहजीब की शुरुआत हुई, तभी से योग किया जा रहा है। योग से मुताल्लिक सबसे कदीमी तारीखी शवाहिद वादी सिंध की तहजीब से हासिल हुई चीजें हैं, जिनकी जिस्मानी मुद्राएं और आसन उस दौर में योग की मौजूदगी के वाज़ेह सबूत हैं। योग का आगाज सबसे पहले भारत में ही हुआ था और इसके बाद ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मकबूल हुआ। जब भी योग की बात होती है तो महर्षि पतंजलि का जिक्र खास तौर से होता है, क्योंकि वो पहले और वाहिद शख्स थे जिन्होंने योग को मजहब, अकीदे और अंधविश्वास से बालातर करके एक मुनज़्ज़म शक्ल दी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के मजहबी इजलास में अपनी तारीखी तकरीर में योग का जिक्र करके सारी दुनिया को इससे वाकिफ कराया। योग की अहमियत इफादियत में उस दिन और इजाफा हो गया जब 11 दिसंबर 2014 को हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में 21 जून को योग के आलमी दिन के तौर पर मनाए जाने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे 193 मुल्कों में से 175 मुल्कों ने बगैर किसी वोटिंग के मंजूर कर लिया था। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। यूएन ने योग की अहमियत को तस्लीम करते हुए माना कि योग इंसानी सेहत और बहबूद की समत एक जामे तर्ज अमल है। योग या योगा जिस्म और दिल दिमाग को एक साथ लाता है और हम पर इसका अच्छा असर होता है। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट तक योगा करने से भी हमारी सेहत में हैरत अंगेज हद तक बेहतरी आ सकती है। मुसलसल किए जाने वाले छोटे सेशंस लचीलेपन, रगपट्टों की टोन
जहनी यकसुई यानी कंसंट्रेशन और तनाव की सतह में सुधार कर सकते हैं। योग की पाबंदी से हम कई बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं और इसके फायदों के पेश नजर हमें इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। आज योग के इतिहास पर, इसकी अहमियत पर हम बातचीत करेंगे और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य सुनील मान जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है दूरदर्शन की इस खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद नुमान जी, और आपके समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। सुनील मान जी, जब हम योग की बात करते हैं, इसका इतिहास कितना पुराना है और कितने समय से योग इंसानी जिंदगी को लाभ पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है? नुमान जी, हमारी एक पुस्तक है, उसे हम कहते हैं हठ योग पर दीपिका। जैसे कुरान है, गीता है, तो हमारी योग की जो कुरान है वो है हठ योग पर दीपिका। उसमें जो पहला ही श्लोक आता है उसके अंदर कहा गया है कि श्री आदिनाथाय नमस्तो तस्मै येन उपदिष्ट हठ योग विद्या। तो जो हमारे आदि गुरु स्वयं भगवान शिव हैं, तो शिव से ही योग प्रारंभ हुआ है और शिव अपने आप में अनादि है। उनका ना जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ और उनका अंत कहाँ है वो किसी को पता नहीं है। तो योग एक तरीके से देखा जाए, सृष्टि का जब निर्माण हुआ उससे ही योग परंपरा शुरू हुई है। और योग की परंपरा आपने सृष्टि के निर्माण के साथ शुरू की। अगर हम ये जानना चाहें कि योगाचार्य के जीवन में योग कहाँ से शुरू होता है और उसके बाद ये सफ़र अब कैसा चल रहा है, तो उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें, हमारे व्यूवर्स जान सकें कि योगाचार्य सुनील मान जी योग से कब जुड़े। देखिए, बचपन से ही मैं बहुत प्रेरित था अध्यात्म से। मेरी बड़ी परम इच्छा थी कि मैं उस परमात्मा का दीदार कर पाऊँ, उनके साथ जुड़ पाऊँ। तो उनसे जुड़ने का एक जो मार्ग था, जो स्वामी विवेकानंद ने बताया था, वो था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, कि जब आप मानवता की सेवा करते हैं तो उनके अंदर ही भगवान है। तो उस मानवता की सेवा का जो मैंने बचपन से ही एक निश्चय लिया था कि मैं उसे पाऊँ, तो उसके लिए योग मेरे जीवन में 2014 में आता है। और 2014 से मैंने निर्णय लिया कि मैं योग के द्वारा हमारी जो मानवता है, हमारा जो देश है, वो तनाव से बड़ा ग्रसित होता जा रहा है। और योग के द्वारा मैं चाहता हूं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको मैं तनाव मुक्त कर पाऊं और उनके जीवन को आनंद और शांति से भर पाऊं। तो 2014 से मैंने योग यात्रा प्रारंभ की। आप जब योग की हम बात करते हैं तो लोग उसके बारे में जब सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कहीं उनको कोई आसन करता हुआ नज़र आता है, कहीं कोई ध्यान लगाया हुआ नज़र आता है। क्या योग के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, आसन भी, ध्यान भी, या क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, योग की जो हम बात करते हैं उसमें अष्टांग योग आता है, जो उसके रचयिता रहे हैं महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 चरण रखे हैं, 8 भागों में योग को उन्होंने डिवाइड किया है, बांटा है। तो उन्होंने सबसे पहला जो कदम रखा है, उन्होंने कहा कि आपको यम का अभ्यास करना चाहिए। यम के बाद नियम, उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो योग प्रारंभ होता है यम से। यम का अर्थ है कि आपको दूसरों के लिए नेक रहना है, अच्छा रहना है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छे हैं तो आप एक अच्छे मनुष्य हैं। उसके बाद फिर है नियम, कि आपको खुद के लिए भी अच्छा रहना है, दूसरों के लिए तो अच्छा रहना ही है, अपने लिए भी आप अच्छे रहें। और उसके बाद फिर आप आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के द्वारा समाधि तक पहुंचे। तो सभी चीज़ें जरूरी है। जैसे पहली क्लास में आप एडमिशन लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि आप 10th में पहुंचे, 10th में इसलिए लेते हैं 12th में इसलिए कि आप PhD कर पाएं। तो हम एक भी चीज़ को दूर नहीं कर सकते, हर चीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण, हर चीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जब योग की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है, कहीं हम मेडिटेशन करते हैं लोग, कहीं सूर्य नमस्कार करते हैं। क्या इसके महत्वपूर्ण आसन अगर हम जानना चाहें, सूर्य नमस्कार का क्या महत्व है, मेडिटेशन का क्या महत्व है, मैं चाहूँगा आप इस पर भी रोशनी डालें, हमारे व्यूवर्स जान सकें इन दोनों के बारे में भी। देखिए, अगर हम आसनों की बात करते हैं तो हठ योग पर दीपिका के अनुसार 84 लाख आसन थे और 84 लाख आसनों को 84 लाख योनियों के अनुसार बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे वो 84 लाख आसनों में से आज के समय में 84 आसनों का ही हम अभ्यास किया जाता है।
तो 84 आसनों का अगर आप अभ्यास ना भी कर पाएं तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट साधना है। सूर्य नमस्कार के द्वारा आप अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार के अंदर ही आप कुछ प्राणायाम को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के अंदर आप कुछ मंत्रों को भी जोड़ सकते हैं। मैं कहता हूं सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण साधना है। उसमें आसन भी है, उसमें प्राणायाम भी है और उसके अंदर हम मंत्रों के द्वारा ध्यान भी लगा सकते हैं। किस तरह सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को जो आपने जोड़ने की बात की, ये दोनों अलग अलग हैं और इनको किस तरह से जोड़ा जा सकता है? देखिए, जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार के अंदर 12 हम स्टेप रखते हैं। तो प्रत्येक आसन की अपनी एक ब्रीदिंग है। अगर आप नमस्कार आसन में आते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं यात्रा, हस्त उत्थान आसन में श्वास को भरना है, पादस्थ आसन में आके श्वास को निकालना है, उसके बाद आप अशुभ संचालन में श्वास भरते हैं और संतुलन आसन में आके आप श्वास को रोकते हैं। तो इस प्रकार जो पूरक, रेचक और कुंभक, इन तीनों का आप अभ्यास करते हैं। ये प्राणायाम बताए गए हैं महर्षि पातंजलि के द्वारा। लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत सारे प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम को आप हस्त उत्थान आसन में जोड़ सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसे अशुभ संचालन में आते हैं, उसमें आप आंखें बंद करके भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ प्राणायाम को आप सूर्य नमस्कार के साथ जोड़ सकते हैं। अभी आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा मॉडलिंग का भी रहा। हाँ जी। आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी आपने देखा जाए तो हाथ आजमाए, उधर भी आपने कामयाबी हासिल की। क्या आपको लगता है कि जितनी बड़ी आज की हमारे समय में इंडस्ट्रीज़ हैं, जितना हम मॉडर्न लाइफ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेस बढ़ी है लोगों के अंदर, तनाव बढ़ा है, और योगा उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं बॉलीवुड का हिस्सा रहा हूँ, मैंने वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टारों को देखा, बड़े बड़े लोगों को मैंने वहाँ पर देखा, उनके साथ में रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जो उन्नति है वो हमेशा तनाव लेके ही आती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो आंतरिक शांति है, आपका आनंद है, आपका जो सुख है, उसको त्यागना पड़ेगा। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे धर्म घटता है। जैसे जैसे उन्नति होती है वैसे वैसे आपकी मानसिक शांति कम होती है। तो ये मैंने बिल्कुल महसूस किया है कि आजकल जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरे पास कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं योग करने के लिए। जैसे एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको उदाहरण, कि एक बच्ची है, वो 5वीं क्लास में है और वो मेरे से ये कहती है कि सर मुझे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने बोला कि एंग्जाइटी होती क्या है? तो उस बच्ची ने कहा कि सर मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, मुझे गहरी नींद नहीं आती है, दिमाग में विचार चलते रहते। आप खुद ये देखें, एक बच्चा जो मुश्किल से 10 साल का भी नहीं हुआ है और वो कितनी एंग्जाइटी से, तनाव से ग्रसित हो रखा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों के केस मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सारे, आपने जिस तरह से बच्चों के केस की बात की, इस तरह से बहुत सारी आज के समय में हम देख रहे हैं बीमारियों से भी लोग जूझ रहे हैं। और एक सवाल यहाँ एक सामने आता है लोगों के, क्या योग के ज़रिए लोग बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं? और वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज में योग एक कारगर भूमिका में सामने आया है? देखिए, मैं कहता हूं कि योग के द्वारा आप 100% अपनी बीमारियों को मैनेजेबल उसमें तो ला ही सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक की जा सकती है, उसका पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, उसमें योग और योग के साथ अगर आप आयुर्वेद को जोड़ देते हैं तो मैं कहता हूं हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है। ये कहा गया है कि योग 2 प्रकार से काम करता है। जिनको बीमारी है उनको तो बीमारियों से मुक्त करेगा, और जो योग कर रहा है, जिसको बीमारी आज नहीं है, तो उसको वो बीमार होने नहीं देगा। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे माइग्रेन की दिक्कत है, जैसे हाई बीपी या लो बीपी की आपको दिक्कत है, किसी को कब्ज की दिक्कत है, किसी को हाइपरटेंशन की दिक्कत है, किसी को हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट में ब्लॉकेज है, अगर आपको हार्ट की ब्लॉकेज है तो आप उज्जयी प्राणायाम करें। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, आप उज्जयी प्राणायाम करें। किसी को ज़्यादा आपका डाइजेशन वीक हो रखा है, आप कपालभाति करें। तो मैं कहता हूँ असंख्य ऐसी बीमारियां हैं जिसके द्वारा, योग के द्वारा, जिसका आप पूर्ण रूप से इलाज कर सकते हैं या उसको आप रोक सकते हैं, बढ़ने से रोका जा सकता है। माइग्रेन का शिकार हो रहे हैं बहुत तेज़ी से हमारे यूथ, तो क्या कुछ ऐसा आसन बता सकते हैं कि जिसके ज़रिए माइग्रेन के जो लोग हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, वो उससे अपने माइग्रेन के दर्द से राहत हासिल कर सकें? देखिए, माइग्रेन के लिए अगर आसनों की बात की जाए तो मैं कहूँगा वहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम ही ज़्यादा कारगर हैं, राइट।
सूक्ष्म व्यायाम के अलावा जो ज़्यादा इफेक्टिव है माइग्रेन के लिए वो है प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करें, वो माइग्रेन के लिए बहुत बढ़िया है। आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, वो बहुत बढ़िया है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं जिनको माइग्रेन है। और उसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान के द्वारा भी आपको माइग्रेन में काफ़ी लाभ मिलेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग जो हैं, जैसे आपने कहा भी कि ध्यान जो है वो ज़रूर लगाएं उसमें। तो आज बड़ी बिजी लाइफ है लोगों की, बहुत कम समय उनको लगता है कि अपने ऊपर देने के लिए शायद कम वक्त है। कितना समय ध्यान में देना चाहिए उनको आज के वक्त में? और अगरचे वो एक पर्टिकुलर एक टाइम सेट कर देते हैं कि इतना समय हमें ध्यान में दे देना चाहिए, तो वो उनके लिए इनफ होगा और उनको सेहतमंद रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए काफ़ी होगा। आज के समय में मैं कहता हूं ध्यान सबसे जरूरी है, लेकिन ध्यान के लिए आसन और प्राणायाम उसका बेस है, उसके बगैर आप ध्यान में जा ही नहीं सकते हैं। मेरा मानना यह है आज के इन समय में ध्यान क्यों आवश्यक है, क्योंकि लोग तनाव से ग्रसित हैं और जितना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, उसका असर किस पे आता है? आपके मन पे आता है, मस्तिष्क पे आता है, नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे आता है। और जैसे आपके ब्रेन पे उसका तनाव का प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर में जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, आपकी जो ग्रंथियां हैं शरीर के अंदर, हार्मोनल बॉडी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो डिस्टर्ब होती है तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है, जठराग्नि ऊपर नीचे हो जाती है और उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे रोग बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं शारीरिक मानसिक रूप से, तो आप ध्यान अवश्य करें। ध्यान, और यहाँ आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत वजाहत के साथ बताया कि आप किस तरह से इसमें वक्त दे सकते हैं। और इसको अगर आप उर्दू में समझना चाहें तो मैं उसको उर्दू में आपको बता दूं, उसे कहा जाता है मुराकबा, जिसके अंदर एक इंसान आंखें बंद करके और अपना मन सीधा उस खुदा से जोड़ता है जिसने उसे और पूरे संसार को पैदा किया है। और जब इंसान उस एक बिंदु पर, उस एक नुक्ते पर अपनी आत्मा को जोड़ लेता है तो वो होता है उसका ध्यान। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उससे जुड़ जाएंगे और अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे तो फिर उसका फ़ायदा आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। हमारी ये पद्धति, हमारा ये हिंदुस्तानी तर्ज निज़ाम आज पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन रहा है। आपका एक तजुर्बा है, आपने ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश के लोगों से भी आपने बातचीत की, मिलते हैं जुलते हैं। उनकी ज़िंदगियों में, यानी जो विदेशी लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में कितना बदलाव ला रहा है योग? देखिएगा, जो मैंने देखा है विदेश के अंदर जितने भी विदेशी मैं लोगों से मिला हूं, उनकी लाइफ में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो योग की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हमें बहुत सारे, मैं ऋषिकेश जाता हूं, वहाँ पर मुझे बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो ऐसे शांत बैठे दिखते हैं। वो बाहर से ऐसा दिखता है कि वो ध्यान में है, लेकिन वो ध्यान में नहीं, वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है। जब उनसे मैं बात करता हूँ, दूर से बैठे हुए बड़ा दिखता है, कह रहे कितना शांत है, मेरा भी मन करता है कितना अच्छा मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन वो मेडिटेशन में है ही नहीं, मन में तो उसके तनाव भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मकता भरी हुई है। वो कैसे निकाले? तो विदेशी जितने भी लोग हैं वो योग में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और उसके पीछे जो वजह है, जो मैंने आज तक जो देखा है, वो है मानसिक अवसाद, मेंटल स्ट्रेस और अकेलापन। कितना समय आज के युग में, कितना समय हम सभी लोगों को योग के लिए देना चाहिए अपनी दिनचर्या में? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि हो सके तो कम से कम 1 घंटा, क्योंकि 23 घंटे आप समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने काम के लिए दें। क्योंकि 1 घंटा अगर आप अपने आप को नहीं देंगे तो उस 23 घंटे को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक श्लोक है हमारे योग के अंदर, वो ये कहता है आयुर्वेद में कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि एक जो मनुष्य, जो ह्यूमन बॉडी है, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पड़ाव हैं, इन्हीं के आसपास इंसान अपने जीवन को बिता के जाता है। या तो अर्थ, या तो नेम फेम मनी के पीछे घूमता रहता है, उसका मेन केंद्र ये है धर्म, या फिर इंसान अपने धर्म को फॉलो करता है, अपने रिलीजन को फॉलो करता है, उसका मेन सेंटर यही होता है कि मैं धार्मिक रास्ते पे ही चलता रहूं। या फिर होता काम, बहुत सारी कामनाएं हैं, मेरा ऐसा घर हो, मेरी ऐसी पत्नी हो, मैं विदेशों में घूमूं, ऐसे खाऊं, ऐसे पीऊं, या चौथा है मोक्ष, या फिर वो चाहता है कि मैं संन्यास की तरफ या परमपिता परमेश्वर परवरदिगार की तरफ ही मैं आगे बढ़ूं। यही है। तो इसके लिए कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, वही इंसान धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पा सकता जो स्वस्थ है। अगर आप स्वस्थ नहीं है, ना तो भजन कर सकते हैं, ना भोजन कर सकते हैं, ना अपने काम के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है
1 घंटा आपको देना चाहिए। और उस 1 घंटे में करना क्या चाहिए आपको, आधा घंटे आप आसन करें, 15 मिनट आप प्राणायाम करें और 15 मिनट आप ध्यान करें। आपके उस सवाल का इसमें मैंने आंसर दे दिया। तो पूरा 1 घंटा होना चाहिए। अगर 1 घंटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास समय कम है, 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर लें, 10 मिनट कोई भी प्राणायाम कर लें और 10 मिनट ध्यान कर लें। आधा घंटा तो आपको कम से कम देना ही पड़ेगा। क्या एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ अगर योग करना चाहे तो उसके लिए आसान है, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ अलग एक्टिविटीज़, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, या सब मिलकर के भी अगर घर में करना चाहें, कुछ समय योग के लिए देना चाहें, तो उनके लिए भी कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है कि वहाँ घर पर अपने सभी परिवार के लोग मिलकर मोबाइल को दूर रखकर योग के लिए कुछ समय दे सकें? बिल्कुल जी। देखिए, योग की जो प्रत्येक क्रिया है वो सभी के लिए है, लेकिन एक जो कुशल शिक्षक होता है, अच्छा टीचर होता है, वो उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ अलग आसन बोल देगा उस समय के लिए। और बड़े हैं, उनकी उसकी योग्यता के अनुसार कि उसकी मांसपेशियों में कितनी जान है, उसके शरीर में लचीलापन कितना है, तो सबके साथ एक कुशल शिक्षक अगर होगा तो वो सभी को मैनेज कर सकता है। और योग सभी कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कोई रोगी हो, चाहे वो स्वस्थ हो। आज के समय में, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ आ जाता हूँ, आज के समय में योग लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बने, पूरी इंसानियत योग से फ़ायदा उठाए, उसके लिए क्या कुछ किया जाना अब भी आपको लगता है कि बाकी है और होना चाहिए? देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की और उसी की वजह से आज के समय में योग पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया है। मेरा जो ये मानना है, भारत की जो पहचान है विदेशों में योग की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा, मैंने महसूस किया है कि जो विदेशी जो लोग हैं वो योग को बड़ी संजीदगी के साथ अभ्यास करते हैं, उसके अंदर उतरते हैं। लेकिन योग हमारी माँ, हमारी ही संस्कृति का हिस्सा है। हमारे लोग योग को उतनी तरजीह नहीं देते हैं। हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं और वेस्टर्न जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं। तो योग हमारी संस्कृति है। मैं कहता हूं, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसमें योग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो प्रत्येक हिंदुस्तानी को योग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योग आपको स्वस्थ तो रखता ही है और हमारी संस्कृति से भी आपको जोड़ के रख सकता है। विदेशों में मैं जाता हूं, कभी भी मैं जाता हूं विदेशों के अंदर, विदेशों के लोग अगर किसी हिंदुस्तानी को योग करते हुए देखते हैं तो वो उससे सलाह लेंगे, ना कि कोई विदेशी है उससे। उनको ये पता है कि योग उस गुरुकुल परंपरा से, उस सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। हम स्पेशलिस्ट हैं योग के, हैं हम स्पेशलिस्ट हैं। तो उस योग को अभ्यास करें, अपने जीवन में उतारें, अपने चित्र में उतारें। और यही मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को योग करना चाहिए। तमाम भारतीयों को योग करना चाहिए और पूरी दुनिया में योग भारत की एक पहचान है। और जब आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, जुस्तजू यही कहे खूब से खूब तर कहाँ, जब उसकी तलाश हो रही है, तो ऐसे में योग कितना अहम रोल प्ले कर सकता है अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करने में, अपने टारगेट्स को अचीव करने में? वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको किया जा सकता है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं इसमें 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा और सभी संतों ने उसको बहुत खुले हाथों से उसको स्वीकार किया है। वो 5 बिंदु है: सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रिलैक्सेशन। तो आयुर्वेद और योग एक ही हैं, हम उसे अलग नहीं कह सकते हैं, राइट? उसी का ही हिस्सा है, जैसे माँ और मौसी। तो सबसे पहले आपको अपने आहार पे ध्यान दें। दूसरा, आप प्रतिदिन व्यायाम करें। तीसरा, आप प्रॉपर स्लीप, आपकी नींद गहरी होनी चाहिए आज के समय में जो घटती जा रही है। चौथा, आप ध्यान करें, प्रतिदिन ध्यान करें। और पांचवा, आप सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आप इन 5 चीज़ों का पालन करते हैं तो मैं कहता हूं आपका जीवन बहुत ही बेहतर और बहुत ही खुशहाल होगा। तो ये वो 5 बिंदु हैं जिन पर अगर हम लोग ध्यान से इनको समझें और इसके ऊपर वक्त देने की कोशिश करें तो हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यही योग का वो सबक है जो पूरी इंसानियत के लिए है, जिसके अंदर हम सब लोग उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर आत्मसात करके हम कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं जहां जिस्मानी और ज़हनी तनाव बिल्कुल ना हो।
हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आचार्य जी के कि आज आपने दूरदर्शन के लिए समय दिया और योग पर इतनी अच्छी वाणी जो हमारे जो इस वक्त श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, दर्शकों को आपने दी, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू की तरफ से। धन्यवाद नुमान जी, आपके दर्शकों को भी मेरा फिर से प्रणाम। थैंक यू। और आज की इस पेशकश को भी हम इसी मोड़ पर ला करके ही मुकम्मल करते हैं कि योग हिंदुस्तान की दी हुई वो सौगात है जिसे पूरी दुनिया ने एक फ़ायदे के तौर पर लिया और आज तक वो उससे लाभ हासिल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ज़रूरत है इसके ऊपर बेदारी की, ज़रूरत है योग को हम सबको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की। इसी के साथ आज की ये पेशकश हम यही मुकम्मल करते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कंपनी सरकार के खिलाफ पब्लिकली नारे लगाने के लिए तुम्हें